द टाइम्स में खुशामदीद। राजनाथ सिंह को बीजेपी में सबसे अच्छा और बेहतर नेता माना जाता है। कई मर्तबा लोग कहते हैं राजनाथ सिंह अच्छे नेता हैं, गलत पार्टी में हैं, लेकिन गुजराती लॉबी के दबाव में राजनाथ सिंह भी अब वही बोलने पर मजबूर हैं, वही करने पर मजबूर हैं जो गुजराती लॉबी चाहती है, जो आरएसएस चाहती है। और उसका नतीजा यह है कि अब राजनाथ सिंह को भी लगातार जलील होना पड़ता है, रुसवाई का सामना करना पड़ता है। और आज भी एक वीडियो सामने आई जिसमें लगा कि राजनाथ सिंह को शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। वो अंदर ही अंदर पिघल रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर उनको क्या क्या करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर में पार्लियामेंट में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे पर बाबरी मस्जिद बनवाना चाह रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद सब लोगों ने एक तरफा तौर पर कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जिंदा थे उस वक्त बाबरी मस्जिद खड़ी थी, मौजूद थी। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी, उसे तोड़ा नहीं गया था और बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर किस बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे पर बनाना चाह रहे थे जवाहरलाल नेहरू और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोक दिया। तमाम लोगों ने आकर के सच्चाई को उजागर किया और कहा ऐसा कहीं पर कोई तस्करा नहीं मिलता। उसके बाद आज सुबह सुबह जब पार्लियामेंट में जा रहे थे राजनाथ सिंह, तो वहाँ पर जयराम रमेश जो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं और मीडिया के भी जिम्मेदार है, वो पहुँचते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी रही हैं मनीबेन पटेल, उनकी डायरी जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह को पेश की और कहा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी की डायरी है, आप इसको पढ़िए और बताइए कहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या उनकी बेटी ने लिखा है कि वो बाबरी मस्जिद की तामीर सरकारी पैसे पर कराना चाह रहे थे। और राजनाथ सिंह के पास कोई जवाब नहीं। उनको भी पता है कि उन्होंने झूठ बोला और उसके बाद हंसते हुए उन्होंने कह दिया कि गुजराती में है, गुजराती मुझे नहीं आती। बहरहाल उन्होंने लिया, अपने सेक्रेटरी को कहा कि रखो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा नहीं कहा, राजनाथ सिंह क्या सच कह रहे हैं क्या झूठ कह रहे हैं। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने ये ज़रूर आपसे बताया था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के लिए, बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराने के लिए, यानी बाबरी मस्जिद में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, बीजेपी को नहीं। ये अलग बात है कि जब कांग्रेस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है तो कांग्रेस अच्छी तरह इस इल्ज़ाम को खंडन करना चाहती है। अच्छा ये होता कि कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती कि उसने ही बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाने का काम किया है। उनको ये भी जान लेना चाहिए कि मुसलमान वोट उनका इधर से उधर जाने वाला नहीं है। पार्लियामेंट में गुफ्तगू जारी है। विंटर सेशन पर एसआईआर पर जो बहस हुई वो बहस सबसे अहम मानी जा रही है। और कल अमित शाह ने राहुल गांधी के तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया, अपोजिशन के दूसरे एमपीज का जवाब दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो इंकशाफ किया उसने बीजेपी को एक तरह से बैकफुट पर कर दिया था। राहुल गांधी ने जिस तरह सबूत के साथ पेश किया कि किस तरह कर्नाटका में वोट चोरी हुई, किस तरह हरियाणा में वोट चोरी हुई, फिर बिहार में वोट चोरी हुई, एक एक नाम पर 80-80 लोगों ने वोट किया या एक एक पते पर 80-80 लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, कहीं पर फर्जी फोटो लगी हुई है, कहीं पर एक ही शख्स की 10 जगह फोटो लगी हुई है। तो वोट चोरी का जो पूरा खेल कर्नाटका में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में रचा गया था, उन तमाम को राहुल गांधी ने बेनकाब किया। और जब राहुल गांधी ने इस सच्चाई को बेनकाब किया तो हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने उसको रद्द कर दिया, सीरियस नहीं लिया। लेकिन सरकार को सीरियस लेना पड़ा। जिस तरह आवाम तक ये बात पहुंचाने में राहुल गांधी और कांग्रेस कामयाब हो गई कि सच में वोट चोरी हुई है, तो उसके बाद हुकूमत को पार्लियामेंट में इस पर बाज़ाब्ता बहस कराना पड़ा। बहस को या टॉपिक को उन्वान दिया गया इलेक्शन रिफॉर्म एसआईआर। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बहस के पीछे का एजेंडा था राहुल गांधी के इल्ज़ामात का, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देना। राहुल गांधी ने भी लोकसभा में तकरीर की, उसके बाद अमित शाह ने भी तकरीर की, लेकिन राहुल गांधी के साथ देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बैठकर मुलाकात भी की। इन तीनों की तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा तक मीटिंग हुई, बातचीत हुई। पूरा टाइम आया है कि कब ये मीटिंग शुरू हुई और कब मीटिंग ख़त्म हुई। और जो डिटेल्स आई है उसके मुताबिक 1:07 पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की, राहुल गांधी की, अमित शाह की मीटिंग शुरू हुई और 2:30 तक कल यानी 10 दिसंबर को ये मीटिंग चलती रही।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ऑफिस में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में SIR पर बातचीत हुई, इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर बातचीत हुई, जितनी सरकारी बहाली है उन पर बातचीत हुई और NDTV ने जो रिपोर्ट शाये की है, जो दूसरी तफसीलात सामने आई है, उसके मुताबिक राहुल गांधी ने जो सरकारी इदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, उसमें दलितों की बहाली, OBC की बहाली और मुसलमानों की बहाली को लेकर आवाज़ उठाई और कहा इन इदारों में दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को कंटिन्यू नज़रअंदाज किया जा रहा है। 10 में से एक कोई इनमें से होता है, बकिया अपर कास्ट के लोग होते हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन पर बातचीत हुई, SIR के मुद्दे पर बातचीत हुई, इन तमाम मुद्दों पर गुफ्तगू हुई। 1.5 घंटे तक मीटिंग चलती रही। बहरहाल मीटिंग ख़त्म हो गई। फिर लोकसभा में अमित शाह ने तकरीर की। अमित शाह ने अपनी तकरीर में राहुल गांधी के इल्ज़ामात का जवाब देने की कोशिश की। कई मरतबा अपोजिशन के MP को अमित शाह ने डांट भी लगाई, लेकिन अपनी तकरीर के दौरान अमित शाह एक ऐसा लफ्ज़ बोल गए जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया पर लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है और अमित शाह के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या कुछ अमित शाह ने कहा, क्यों ट्रोल हो रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? अमित शाह ने भाषण देते हुए, लोकसभा में स्पीच देते हुए जो गाली दी, ये उनको भारी पड़ गई और अपोजिशन को एक मौका मिल गया। उसके बाद फौरन अटैक शुरू हो गया। राहुल गांधी ने अमित शाह की वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। राहुल गांधी ने इसके अलावा मीडिया से, एजेंसियों से बातचीत करते हुए कहा, अमित शाह पार्लियामेंट में नर्वस नजर आ रहे थे, उनके हाथों में लर्जिश थी, वो कांप रहे थे और कई मरतबा उन्होंने नामुनासिब जुबान का इस्तेमाल किया। वो शदीद जहनी दबाव में नजर आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी कौम ने देखा। मैंने पार्लियामेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों जगह वोट चोरी से मुताल्लिक संगीन सवालात उठाए, लेकिन अमित शाह ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने अमित शाह को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुली डिबेट का चैलेंज दिया, मगर इस पर भी कोई रद्द अमल नहीं आया। उनकी खामोशी बहुत कुछ बयान करती है और सच क्या है मुल्क अच्छी तरह जानता है। राहुल गांधी का ये बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है। उधर अमित शाह ने लोकसभा की स्पीच में कहा कि जब राहुल गांधी से पत्रकार सवाल करते हैं और वो सवाल राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो जाता है, राहुल गांधी उसका जवाब देने से बचना चाहते हैं, तो वो उस पत्रकार को बीजेपी का एजेंट कह देते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? अमित शाह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के साथ अभी हमारी मुलाकात हुई, मीटिंग थी और मीटिंग में राहुल गांधी छत की तरफ देख रहे थे, वो हमारी तरफ नहीं देख रहे थे। कॉलेज के ज़माने में मेरे सर के बाल नहीं उड़े थे और मैं काफ़ी खूबसूरत था। इस पर नरेंद्र मोदी भी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, राहुल गांधी भी बैठे हुए थे और ये सब मुस्कुराने भी लगे। अमित शाह ने अपनी तकरीर में क्या कुछ कहा, ये आगे मैं आपको सुनाने वाला हूं। उससे पहले अमित शाह ने जो साला का लफ्ज कहा, उस पर पूरा सोशल मीडिया हंगामा बर्पा कर चुका है और मुस्तकिल इस पर पूरी एक वीडियो बनाई जा सकती है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेट ने घुसपैठिया के मुद्दे पर भी सवाल पूछा है। घुसपैठिया एक कोड वर्ड बन चुका है मुसलमानों को गाली देने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। और पार्लियामेंट में जब SIR पर, इलेक्शन रिफॉर्म पर बहस हुई है 2 दिनों तक, लोकसभा में, राज्यसभा में अभी बहस बाकी है, तो सबसे ज्यादा बीजेपी के MPs ने घुसपैठिया का वर्ड इस्तेमाल किया, मुसलमानों को इनडायरेक्ट टारगेट किया। अब यहां पर सुप्रिया श्रीनेट ने अमित शाह से सवाल पूछा कि पिछले 10 सालों में आखिर बीजेपी ने कितने घुसपैठियों को बाहर किया है? बिहार में SIR हुआ, कितने घुसपैठिए बीजेपी को मिले हैं, इसका सवाल दे। और कोई पहली मर्तबा यह सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि जब भी बीजेपी का कोई नेता किसी जिम्मेदार शख्स को मिलता है और उससे पूछा जाता है कि जब बिहार में SIR हुआ तो आपने वजह बताई थी कि घुसपैठियों को बिहार से निकालना है, तो कितने घुसपैठिए मिले? सीमांचल के इलाका को सबसे ज़्यादा बिहार में निशाना बनाया जाता है, वहाँ कितने घुसपैठिए मिले? और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता। गोदी मीडिया के एंकर भी यहाँ पर चुप हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेट ने भी एक्स पर यही लिखा कि 2004 से 2014 तक सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने 88,792 घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला। 2014 से 2025 तक कांग्रेस बीजेपी की देश में सरकार है। 11 साल हो चुके हैं और 11 सालों में सिर्फ
24,000 ही घुसपैठिए बीजेपी को मिले हैं। तो बीजेपी घुसपैठिया के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करती है, लोगों को टारगेट करती है, लेकिन घुसपैठिया को साबित करने में, घुसपैठिया को बाहर निकालने में बीजेपी नाकाम नजर आ रही है। एसआईआर पर और भी लोगों ने सवाल उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी स्पीच में कहा कि एसआईआर एनआरसी है और मैं एनआरसी के खिलाफ हूं, इस एसआईआर के खिलाफ हूं। और आइए मैं आपको सुनाता हूं कि अमित शाह ने अपनी तकरीर में क्या कहा। अमित शाह ने तकरीबन 1 घंटा से लंबा भाषण दिया। मीडिया में हेडलाइन लग रही है कि अमित शाह को 102 डिग्री बुखार था और इस हालत में उन्होंने अपोजिशन का पसीना छुड़ा दिया, राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब दिया। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह ने मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह वही भाषण पढ़ रहे थे जो व्हाट्सएप पर उनको लिखकर भेजा गया था। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, जरा उसका खुलासा सुनिए। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए। तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है। और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता में, इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Yes. आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं? ना जी, आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार का तो इतना ही सवाल है, मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचेंगे, मगर मतदाता का सोचने का सवाल नहीं है। मतदाता को तो मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। आपने सुना अमित शाह के भाषण को। अमित शाह के अलावा कंगना रनौत जो बॉलीवुड से आई है, बीजेपी ने इनको एमपी बनाया है और जब भी ये संसद में बोलती है तो एक मजाक बन जाता है, लोगों को एंटरटेनमेंट करने का मौका मिल जाता है। और इस मर्तबा भी कंगना रनौत की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। लोग कह रहे हैं कि फैक्ट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंगना रनौत जब भी कुछ बोलती है तो समझ लो वो बात फर्जी होगी।
बिल्कुल गलत तरीके से होगी, लेकिन कम से कम जो लोग फर्जी बातें करते हैं, जो लोग झूठ को सच, सच को झूठ बनाकर पेश करते हैं, उनकी बात कुछ ऐसी लगती भी है कि सच हो सकती है, उनकी बातों का फैक्ट चेक होना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत अगर कुछ बोले तो आप समझ लीजिए कि बॉलीवुड का स्टेज सजा हुआ है और वहां पर वो कुछ लिख रही है, बोल रही है, पढ़ रही है। कंगना रनौत की स्पीच की क्लिप भी वायरल हो रही है, सुनिए। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर ब्लैक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। पार्लियामेंट का विंटर सेशन अभी जारी है और दो अहम मुद्दों पर बहस हुई। पहला एक मुद्दा था वंदे मातरम का और दूसरा SIR का, इलेक्शन रिफॉर्म का। राहुल गांधी, कांग्रेस की पूरी पार्टी ये कह रही है कि वोट चोरी का हमने जो दावा किया था वो सच साबित हो चुका है और हुकूमत जवाब नहीं दे सकी। उधर हुकूमत दावा कर रही है कि हमने जवाब दे दिया है, हमने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत नहीं है। आपको क्या लगता है? आपका इस पर ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखे। मुझे दीजिए इजाज़त। आखिर में आपको ये इत्तला देनी है कि मिल्लत टाइम्स का एक बैकअप चैनल शुरू हुआ है मिल्लत क्लिप के नाम से। तो मिल्लत क्लिप्स आपको जहां कहीं भी दिखे उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर उसके पेज को फॉलो कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी।